नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 का विज्ञान का कोर्स चल रहा था और इसमें आज का टॉपिक है श्वसन या रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन की तमाम जानकारी देखेंगे कि रेस्पायरेशन क्या होता है, जो भी जीव होते हैं वो अपना श्वसन किस प्रकार से करते हैं, कौन से उसमें अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पायरेशन में अपनी भूमिका निभाते हैं। अपन सामान्य तौर से श्वास लेते हैं, फेफड़े में जाती है, फेफड़ा वापस श्वास छोड़ता है, अपन कहते हैं ये श्वसन है। ये श्वसन नहीं है, ये श्वसन का एक भाग हुआ, पार्ट हुआ। तो श्वसन बहुत एक बड़ी चीज़ है जिसमें श्वास लिया जाएगा, छोड़ा जाएगा, श्वास खून में मिलेगी, फिर कोशिका तक पहुंचेगी, कोशिका में अलग से श्वसन होगा। तो श्वसन बहुत एक लंबा चैप्टर है, आप इसको हल्के में लेते हो। आज पूरा इसका ढांचा समझ लीजिए, प्रश्न गलत मत करना बस, ठीक है। श्वसन की बात करेंगे, रेस्पायरेशन की बात करेंगे। सबसे पहली बात कि श्वसन है क्या। देखो, श्वसन का मतलब ये हुआ कि जो भी आप भोजन करते हो तो वो भोज्य पदार्थ होते हैं। इस भोज्य पदार्थों का क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा ऑक्सीकरण, और भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के माध्यम से किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो श्वसन का मतलब होता है ऊर्जा का निर्माण करना। यदि परिभाषा की बात करेंगे तो ये बोलेंगे कि श्वसन अर्थात भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन के सहयोग के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण करना श्वसन कहलाता है। तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन के साथ मिलना, जिससे उसका विघटन होगा और ऊर्जा का निर्माण होगा, ये होता है श्वसन। श्वसन में भोज्य पदार्थ का मतलब ग्लूकोज। हमारी बॉडी के अंदर यदि भोज्य पदार्थों की बात करेंगे तो वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज में जब जैसे ऑक्सीजन मिलेगी, ग्लूकोज में साथ में क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, तो क्या एनर्जी निकलेगी और साथ में बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बनेगा जल। वापस यही बात मैंने यहां बताई है। ग्लूकोज का मतलब C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा, साथ में क्या बनेगी, ऊर्जा निर्मित होगी। यानी भोज्य पदार्थों के ऑक्सीजन के साथ सहयोग होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा का निर्माण करना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। श्वसन सब करते हैं, पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं, यानी सजीवों में श्वसन होता है, जरूर है, ये ध्यान रखना। अब यूं नहीं कि पेड़ पौधे श्वसन नहीं करते, पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं और श्वसन में वो भी ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है, जबकि जो श्वसन होता है उस श्वसन में कोई भी सजीव होगा ऑक्सीजन गैस का उपयोग लेगा। हाँ, हालांकि कुछ ऐसे भी है जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। फिर अपन बात करते हैं श्वसन, मानव के श्वसनों की। और मानव के श्वसन के पहले आप ये देखो कि कितने सारे जीव होते हैं और उन सभी जीवों में अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, वो श्वसन की भूमिका निभाते हैं। यानी गैसों का परिवहन, गैसों को लेना, गैसों का विसरण पद्धति, ये सब के सब अलग अलग अंगों के माध्यम से होता है। अब आप एक चीज सोचो, मछली है जो जल में रहती है। जब मछली जल में रहती है तो श्वसन किस प्रकार से करती होगी, तो मछली जल में रहती है, इस कारण से वो गलफड़ या गिल्स के माध्यम से क्या करती है, श्वसन करती है। दूसरा मेढक, फ्रॉग। फ्रॉग कैसा होता है, उभयचर होता है, जल और थल दोनों में रहता है। इस कारण से ये किससे करेगा, त्वचा से भी श्वसन करता है, स्किन से भी करता है, और साथ साथ में ये ध्यान रखना फेफड़े से भी करता है। इस बात का मतलब ये हुआ कि जब जल में रहेगा तो त्वचा से करेगा, और जब जल से बाहर रहेगा तो करेगा फेफड़ों से। तो त्वचा एवं फेफड़े दोनों से करता है। मच्छर, मच्छर के साथ में ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछते कॉकरोच या तिलचट्टा। कॉकरोच या तिलचट्टा किससे माध्यम से, मच्छर किसके माध्यम से श्वसन करते हैं, श्वास नाल या ट्रैकिया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, प्रश्न पुटअप होने के चांसेस रहते हैं कि मच्छर, कॉकरोच, तिलचट्टा ये श्वसन किसके माध्यम से करते हैं, तो श्वास नाल के माध्यम से करते हैं। फिर ध्यान रखना केंचुआ। केंचुआ या अर्थवर्म, आपको पता है किसान का मित्र कहते हैं इसको। केंचुए को क्या बोलते हैं, किसान का मित्र। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये खाद बनाने में सहायक है और उस खाद का नाम है वर्मी कंपोस्ट। और ये जो है ना गीली मिट्टी में रहता है, और गीली मिट्टी में रहने के कारण उस गीली मिट्टी से अपनी त्वचा के माध्यम से क्या करता है, श्वसन करता है। तो केंचुआ, केंचुआ ये ध्यान रखना, केंचुआ और कॉकरोच में फर्क ध्यान रखना।
केचुआ किससे करता है? त्वचा से करता है। फिर कुत्ता फेफड़े से, मनुष्य फेफड़ों से, यानी जो अधिकतर स्तनधारी है वो किससे करते हैं? फेफड़ों से करते हैं। तो ये मोटी तौर से आप बातें ध्यान रखिएगा। अब अपन बात करेंगे मानव की, और मैं तो ऐसा मानता हूं कि मानव के श्वसन वालों में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। मानव का श्वसन तंत्र एवं प्रणाली, बड़े अच्छे से समझिएगा। बहुत ही शानदार और बहुत ही सरल चैप्टर है ये। यदि आपको समझ में आ गया तो कभी जीवन में गलत नहीं होगा। मानव के श्वसन को यदि मैं डायग्रामेटिक बनाऊं आपके सामने, तो इस प्रकार का एक डायग्राम बनेगा, और उस डायग्राम में आप समझिएगा कि ये जो नोज वाला पार्ट है, नॉस्ट्राइल, फिर ये माउथ वाला पार्ट है, दोनों जब आपस में आगे मिलते हैं, फिर ये भाग आगे जुड़ता है, फिर एक श्वास नाल का निर्माण होता है, ट्रैकिया का निर्माण होता है, और ये ट्रैकिया से फिर ये ट्रैकिया दो भागों में बढ़ती है यहाँ पर, फिर ये छोटे छोटे पार्टों में बढ़ते हैं। इस प्रकार से पार्टों में बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये फेफड़ों की आकृति इस प्रकार से, दो फेफड़े। और इन फेफड़ों के ऊपर होती पसलियां, तो मैं यहाँ पसलियां बना देता हूं आपकी। इन फेफड़ों के ऊपर क्या होती है? पसलियां होती, रिब्स होती है। और ये भी ध्यान रखिएगा, इस फेफड़े के चारों ओर एक भित्ति होती है, उस भित्ति को बोलते हैं परिफुफ्फुसीय झिल्ली। तो फेफड़ों के ऊपर की परत को बोलते हैं परिफुफ्फुसीय झिल्ली, परिफुफ्फुसीय झिल्ली। फिर इस फेफड़ों के अंदर क्या क्या होता है? पहले तो आप इसको पूरा डायग्रामेटिक समझ लो कि सबसे ऊपर नासिका या नासा द्वार, ये नासिका, फिर ये होता है मुख, फिर यहां जो आगे वाला पार्ट बनता है ये कंठ कहलाता है। और कंठ कब होता है? जब ग्रसनी वाला भाग और श्वास नाल वाला भाग जहां मिलता है उसको बोलते हैं लैरिंक्स, लैरिंक्स या कंठ, लैरिंक्स या कंठ या स्वर यंत्र, जहां से आपकी आवाज उत्पन्न होती है। तो मानव का स्वर यंत्र क्या कहलाता है? लैरिंक्स कहलाता है। पक्षियों की जो विशेष आवाज होती है वो होती फेरिंक्स के कारण। ध्यान रखिएगा, जो पक्षियों की विशेष आवाज होती है वो होती फेरिंक्स के कारण, जबकि जो मानव में स्वर यंत्र होता है वो होता है लैरिंक्स। फिर आगे श्वास नाल होती है, इसे बोलते हैं श्वास नाल या ट्रैकिया, ट्रैकिया। श्वसनी या श्वास, यहां श्वास नाल लिख लो, श्वास नाल। फिर आगे ये जो पार्ट में बढ़ती है श्वास नाल, वो बढ़ती है श्वसनी में। और फिर ये जो श्वसनी है, छोटे छोटे, यहां मैं इसका अलग से डायग्राम बना दूं। देखो, ये तो श्वास नाल है, ऊपर से आ रही है, तो ये कौन सी होगी? श्वास नाल। फिर श्वास नाल किस में बदलती है? श्वसनी में बदलती है। श्वसनी किस में बदलती है? श्वसनिका में बदलती है, श्वसनिका। और श्वसनिका फिर आगे वायु कुपिकाओं से जुड़ी हुई होती है। तो ये पूरा ढांचा होता है। लेकिन एक ये भी ध्यान रखना कि फेफड़ों के नीचे एक मांसपेशियल संरचना होती है जिसे बोलते हैं मध्यपट, मध्यपट या डायाफ्राम। ये पूरा का पूरा मानव श्वसन तंत्र का भाग हो गया। अब आप पूरा ध्यान से समझो। सांस लेते हैं अपन, या तो नाक से लोगे या मुंह से लोगे। सांस जाता है, फिर सांस का मतलब गैस, गैस आपने लेने के बाद में आपका यहां जाएगा ग्रसनी वाले पार्ट में, ग्रसनी फिर श्वास नाल में, श्वास नाल से श्वसनिका में, श्वसनी में श्वसनी, श्वसनिका में फिर वायु कुपिकाओं, और वायु कुपिकाओं से गैसों का क्या होता है? रक्त में आदान प्रदान होता है। रक्त में क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ये पूरा का पूरा ढांचा समझिएगा। तो अब आप इसको ढंग से समझो। यहां मैं लिख रहा हूं श्वसन अंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? कि साहब दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राइमरी यानी प्राथमिक श्वसनांग, और दूसरे होते हैं द्वितीयक श्वसनांग, श्वसनांग। ये जो प्राथमिक श्वसनांग होते हैं ये कौन कौन से? तो जो ऊपरी भाग आपको दिखता है, नाक हो गया, मुख हो गया,
श्वास नाल हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं? प्राथमिक श्वसनांग होते हैं। और द्वितीय श्वसनांग कौन से होते हैं? जब श्वास नाल से आप अंदर जाओगे तो क्या आएगी? श्वसनी आएगी। श्वसनी के बाद क्या आती है? श्वसनिका आती है। और श्वसनिका के बाद क्या आती है? वायु कुप्पिकाएं। तो ये सब के सब किस प्रकार के अंग है साहब? द्वितीय श्वसनांग है, सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हो गए, प्राथमिक जो बाहरी ऊपरी ढांचा बनाता हो, और फिर उसके बाद में जो आंतरिक भाग बनाता हो वो द्वितीयक श्वसनांग हो गए। यहां एक बात ये आप समझिएगा कि जब आप श्वास लेते हो, श्वास लेने के बाद में ग्रसनी के पास में एक ढक्कन होता है, उस ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लोटिस, पत्ती नुमा संरचना होता है। एपिग्लोटिस हिंदी में बोलते हैं घाटी ढक्कन, घाटी ढक्कन। और मैं तो कहता हूं कि एग्जामिनर यहां से प्रश्न बना सकता है, आपसे पूछेगा कि किस ढक्कन के माध्यम से या कौन सी संरचना के माध्यम से श्वास नाल में भोजन जाने से रुकता है, क्योंकि दोनों पार्ट मुंह और नाक आपस में मिलते कहाँ है? ग्रसनी वाले भाग में, और ग्रसनी वाले भाग में एक ढक्कन होता है, उसे बोलते हैं एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन। अब जब आप भोजन करते हो तो क्या होता है कि जो एपिग्लोटिस होता है इस भोजन के दबाव से क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो श्वास नाल में भोजन के कणों को जाने से रोकता है। तो ये बहुत मोटी बात है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन क्या होता है। तो एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन, इसको बोलते हैं घाटी ढक्कन। ये क्या चीज होती है कि श्वास नाल में भोजन के कणों को जाने से रोकता है। श्वास नाल में भोजन के कणों को जाने से रोकता है, अब श्वास नाल में भोजन के कण नहीं जाने चाहिए, इसलिए इसको ये रोकता है। ये तो एक मोटी बात हो गई। अब देखो श्वसन मार्ग किस प्रकार से होता है, ये श्वास किस प्रकार से किस माध्यम से निकलता है। देखो सबसे पहले नाक या आप मुख के माध्यम से सांस लेते हो, श्वास लेने के बाद में ये जाएगा ग्रसनी के पास, यानी स्वर यंत्र उसके पास जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया का मतलब श्वास नाल। श्वास नाल के बाद ये किस में जाता है? श्वसनी में जाता है, श्वसनी से जाता है श्वसनिका, और श्वसनिका से जाता है वायु कुप्पिकाओं में, और वायु कुप्पिकाओं से क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। बस, यानी सबसे पहले नाक या मुख के माध्यम से श्वास ले गए अंदर, लेने के बाद ग्रसनी के पास, फिर श्वास नाल, श्वसनी का, वायु कुप्पिकाएं, और फिर वायु कुप्पिकाओं से गैसों का ट्रांसपोर्शन हो जाता है। यानी वायु कुप्पिका ही मुख्य बात होती है जहां से गैसों का आदान प्रदान होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये तो बात हुई मुद्दे की। अब देखो आगे, जो मानव का फेफड़ा होता है, यदि आप इसको देखोगे ना, तो इस फेफड़े में, इस वाले में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। इसमें कितने होते हैं? केवल 2 पार्ट्स होते हैं। फेफड़े के ऊपर की भित्ति कौन सी होती है? परिफुफ्फुसीय झिल्ली होती है, परिफुफ्फुसीय झिल्ली होती है। और ये जो परिफुफ्फुसीय झिल्ली होती है, ये श्वसन तंत्र की इकाई होती है, यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, या श्वसन तंत्र की इकाई कौन होती है? परिफुफ्फुसीय झिल्ली। ये होती है जो मैंने कहा कौन सी? श्वास नाल। और ये जो श्वास नाल होती है, इस श्वास नाल में ध्यान रखिएगा, श्वास नाल जो उपास्थि होती है, अस्थि नहीं, उपास्थि छल्लों से बनी हुई होती है, उपास्थि छल्लों से। और छल्लों की आकार कैसा होता है? सी आकार का होता है। मतलब आप इसको समझो, देखो ये कोई पाइप है, इस पाइप में सी आकार के छल्ले हैं, सी आकार के छल्ले। अब ये श्वास नाल क्या होती है? उपास्थि से बनती है, अस्थि से नहीं, उपास्थि से। उपास्थि का मतलब होता है थोड़ी मुलायम होती है, जैसे ही दबाव पड़ेगा पिचक जाएगी, दबाव हटाओगे तो ये वापस वैसी हो जाएगी। फेफड़ों की सुरक्षा करने के लिए हमारे ऊपर पसलियां होती है, ये पसलियां फेफड़ों की सुरक्षा प्रदान करती है। तो इस तरह का। और ये भी ध्यान रखना, जो परिफुफ्फुसीय झिल्ली होती है, इसमें कुछ मात्रा में लिक्विड भरा होता है, लिक्विड का मतलब दरु भरा होता है। और ये दरु क्या करता है?
बाहरी आघातों से रोकता है। तो बाहरी आघातों से रक्षा करने के लिए, बाहरी आघातों से रक्षा करने के लिए इसमें परिफुफ्फुसीय द्रव भरा होता है, परिफुफ्फुसीय लिक्विड भरा होता है। तो ये आप मोटी मोटी बातें ध्यान रखना। उसके बाद अब आप देखो कि श्वसन की जो पूरी की पूरी सिस्टम होता है वो किस प्रकार से होता है। श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया को मैं यहां बांटूं तो कितने भागों में बांट सकता हूं कि सबसे पहले होती है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास को आप इंग्लिश में बोलते हो ब्रीदिंग, ब्रीदिंग या ब्रीथ। फिर सांस अंदर ली, बाहर निकाली, और उसके बाद में दूसरा प्रोसेस कौन सा होता है, तो ध्यान रखना गैसों का आदान प्रदान। फिर गैसों का आदान प्रदान के बाद में क्या होगा, या फिर इसको आदान प्रदान को एक टर्म यूज लेते हैं, विनिमय। फिर होगा गैसों का परिवहन, गैस ब्लड में घुलेगी और ब्लड में घुलने के बाद उसका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, परिवहन होगा। और लास्ट में होता है जब कोशिका के पास जो गैस है पहुंचेगी तो उसमें क्या होता है, कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है। समझो इस बात को। सबसे पहले आपने गैस अंदर ली, गैस बाहर निकाली, इस प्रक्रिया को बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि जो गैस आपने अंदर ली है अब ब्लड के साथ क्या होगा, वो विनिमय होगी, एक्सचेंज होगी। और ब्लड में विनिमय होने के बाद ब्लड क्या करेगा, उस गैसों का परिवहन करेगा, मतलब कोशिका तक भेजेगा। और कोशिका तक भेजने के बाद में कोशिका में क्या होगा, कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पायरेशन होगा। अब अपन एक एक करके इसको अध्ययन करते हैं। तो यहां देखो आप, श्वासोच्छ्वास में दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक तो होती गैसों को अंदर लेना, गैसों को अंदर लेना, और गैसों को अंदर लेने की प्रक्रिया को बोलते हैं निःश्वसन, निःश्वसन, इंस्पायरेशन। और दूसरा होता है गैसों को बाहर निकालना। मैं फिर से कह रहा हूं, इस नाम को ध्यान रखना, निःश्वसन मतलब गैसों को अंदर लेना, और गैसों को बाहर निकालना मतलब उश्वसन, उश्वसन। और निःश्वसन और उश्वसन दोनों मिलकर बनते हैं श्वासोच्छ्वास। फिर होता है गैसों का विनिमय, और गैसों का विनिमय किससे होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए कि मानव शरीर में गैसों का विनिमय किस पद्धति से होता है, तो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब विसरण पद्धति से होता है। विसरण का मतलब होता है कि माना कि मैं किसी कोने में एक जो परफ्यूम है उस परफ्यूम को खोल दूं, थोड़ी देर बाद में दूसरे कोने तक भी परफ्यूम की जो सुगंध है वो पहुंच जाएगी। क्यों, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या होता है, परिवहन होता है। तो विसरण का मतलब होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता। फेफड़ों में गैसें ज्यादा होगी तो खून में मिल जाएगी, खून में गैसें ज्यादा होगी तो फेफड़ों से बाहर निकल आएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन या विसरण पद्धति। फिर होता है गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन, गैस कौन सी साहब, हमारे पास एक तो होती है ऑक्सीजन, दूसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इनको अपन अलग से देखते हैं। देखो गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस या गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन यदि अपन देखें किस प्रकार से परिवहन होता है, बिल्कुल अच्छे से समझना। एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, यहां से कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, कोई भरोसा नहीं है। गैसों का परिवहन, तो गैस साहब हमारे पास में कौन कौन सी होती है, एक तो होती है ऑक्सीजन और दूसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। उससे पहले एक और समझो, हमारे वायुमंडल की बात करें तो एक होती है नाइट्रोजन गैस, दूसरी ऑक्सीजन, तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड। मुख्य तौर से अपन यदि श्वसन के तौर पर बात करें, नाइट्रोजन की 78% मात्रा होती है, इसकी होती 21%, इसको होती 0.03%। ठीक है। अब देखो, आप जैसे ही श्वास लेते हो तो 78% क्या लेते हो, नाइट्रोजन लेते हो, 21% तो क्या लेते हो, ऑक्सीजन, और 0.03% क्या लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो। तो 21% ये लेते हो, 0.03% क्या लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। वापस छोड़ते कितना क्या हो, छोड़ना। तो जो 78% आपने नाइट्रोजन ली है उतनी की उतनी वापस बाहर निकल आती है। अब आपको गुरुजी ऐसा क्यों,
ऐसा इसलिए कि नाइट्रोजन हमारे ब्लड में नहीं घुलती है, तो जितनी आप नाइट्रोजन लेते हो वैसे वैसी बाहर निकल आती है। तो 78% नाइट्रोजन को आप वापस छोड़ दोगे। फिर बची ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 21% है, लेकिन आप केवल 17% ही बाहर निकालते हो, यानी 4% क्या हो गई, यूज हो गई। तो 21% जो आपने ऑक्सीजन ली है उसको केवल 17% ही बाहर निकालते हो, तो 4% जो ऑक्सीजन है वो आपने यूज ले ली। 0.03% है, तो वो जो बाहर निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड केवल और केवल कितना निकलेगी, 4%, यानी 0.03% से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी बढ़ गई, 4%। तो आप सोचो ऑक्सीजन आपने ली है, उस ऑक्सीजन का श्वसन में उपयोग हुआ है और वापस जब शरीर से बाहर निकली है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कितनी निकली, 4% निकली है। समझ में आई बात? यानी 0.03% वायुमंडल में है, लेकिन अपन ने वापस कितनी निकाली बाहर, 4%। तो ये बातें आप ध्यान रखना। तो ऑक्सीजन का कितना परसेंट यूज हुआ है, 4% उपयोग हुआ है। ठीक है। अब जब आपके शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका परिवहन किस प्रकार से होगा, ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होगा। तो जो ऑक्सीजन होता है, एक तो हीमोग्लोबिन होता है सब हमारे बॉडी में, खून में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, तो एक तो होता है हीमोग्लोबिन के साथ, और ऑक्सीजन का अधिकतर परिवहन किसके साथ होता है, हीमोग्लोबिन के साथ होगा। हीमोग्लोबिन के साथ जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। यानी ऑक्सीजन का अधिकतम परिवहन किस रूप में होता है, हीमोग्लोबिन के साथ होता है, और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलता है, एक बिल्कुल अस्थायी बनाता है, अस्थायी कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये जब खून के अंदर मिलता है, खून के अंदर मिलने के बाद जैसे ही कोशिका के पास पहुंचता है, वहां ऑक्सीजन कमी होते ही हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन हट जाती है और वापस हीमोग्लोबिन स्वतंत्र हो जाता है। आप इस चीज को समझो कि हीमोग्लोबिन के साथ में, एक हीमोग्लोबिन के साथ में 4 ऑक्सीजन जुड़ती है। जैसे ही कोशिका के पास जब खून पहुंचता है, ब्लड पहुंचता है, तो वहां पर क्या होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अलग कर देता है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापस किस में बदल जाता है, हीमोग्लोबिन बदल जाता है, और ऑक्सीजन उत्तक उपयोग ले लेता है, कोशिका उपयोग ले लेती है। हीमोग्लोबिन का जो असली रंग होता है वो बैंगनी होता है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन इसके साथ मिलेगी तो किस प्रकार का रंग हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा। इसलिए हमारे खून का रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ। दूसरा, कुछ मात्रा में जो ऑक्सीजन होती है वो प्लाज्मा के साथ भी परिवहन करती है। प्लाज्मा का मतलब खून में 2 चीजें होती है, एक तो प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। तो कुछ मात्रा में ऑक्सीजन क्या होती है, प्लाज्मा के साथ, लेकिन सर्वाधिक 93% के आसपास क्या, हीमोग्लोबिन के साथ इसका परिवहन होता है। ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन एक तो प्लाज्मा के साथ होता है, ये केवल 7%। दूसरा बाइकार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में, और ये ध्यान रखना 60 से 65% से ज्यादा होता है। यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक परिवहन किस रूप में होता है, तो बाइकार्बोनेट के रूप में, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो जो भी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो इनके साथ मिलकर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाता है और फिर ये परिवहन होता है। कुछ मात्रा में हीमोग्लोबिन के साथ भी होता है, और क्या बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जटिल बनाते हैं, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, यह भी अस्थायी होता है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बाइकार्बोनेट के रूप में और प्लाज्मा के साथ इसका परिवहन होता है। कुछ एमिनो के साथ, कुछ कार्ब एमिनो के साथ भी होता है परिवहन, यानी एमीन के साथ भी क्या होता है, ये मिल जाता है और कार्बो एमीन का निर्माण करता है। कार्ब एमिनो के रूप में भी इसका परिवहन होता है, कार्ब एमीन के रूप में भी इसका परिवहन होता है। तो ये ढांचा आप ध्यान रखना। अब ये सारा जो परिवहन सिस्टम है ये सब किसके पास पहुंचता है, कोशिका के पास पहुंचता है। तो अगली अपन बात करेंगे कोशिकीय श्वसन, यानी कोशिका के पास जब ये गैसें पहुंचती है तो कोशिका के पास पहुंचने के बाद इसमें क्या होगा, कोशिकीय श्वसन होगा। और जो कोशिकीय श्वसन सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है साहब, इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका,
इसको बोलते हैं कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस। क्यों? श्वसन की प्रक्रिया इसमें होती है, इसलिए ऊर्जा का निर्माण यही होता है, इसी कारण इसको पावर हाउस कहते हैं। तो ये कोशिका क्या कहलाता है? पावर हाउस कहलाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा कोशिका द्रव्य में भी क्या होती है? श्वसन की प्रक्रिया होती है, लेकिन मुख्य तौर से किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये जो कोशिका श्वसन होता है ये दो प्रकार का होता है साहब। एक तो होता है ऑक्सी श्वसन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और सामान्य तौर से अधिकतर यही होता है ऑक्सी श्वसन ही। इसको बोलते हैं एरोबिक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पायरेशन। दूसरा होता है अनोक्सी श्वसन, अनोक्सी श्वसन या एन एरोबिक रेस्पायरेशन। अब इनको समझो। ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो, ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो, फिर श्वसन होता हो, फिर जो भोज्य पदार्थ है उसका विघटन होता हो, ऐसा श्वसन कहलाएगा ऑक्सी श्वसन। और ऐसा श्वसन जहां पर ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, वैसा श्वसन कहलाएगा अनोक्सी या एन एरोबिक रेस्पायरेशन कहलाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो इसमें ऊर्जा का निर्माण बहुत अधिक होगा। तो ऊर्जा का निर्माण क्या होता है साहब? बहुत ही अधिक होता है। जबकि जो अनोक्सी होता है इसमें ऊर्जा का निर्माण कम होता है, ऊर्जा का निर्माण कम होता है। ऑक्सी श्वसन में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो 36 एटीपी होता है, यानी एटीपी का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया करवाया था तो बताया था कोशिका में जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में बनती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनती है। तो एक ग्लूकोज के विघटन से क्या होगा? 36 एटीपी बनेगी यहां पर ऑक्सी श्वसन में। जबकि अनोक्सी श्वसन में ग्लूकोज के विघटन से कितनी बनेगी? केवल और केवल 2 एटीपी का निर्माण होता है, 2 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। ये होता है ऑक्सी और अनोक्सी श्वसन। इसमें उत्पाद क्या बनते हैं साहब? उत्पाद भी तो बनना चाहिए। तो इसमें जो उत्पाद बनते हैं मुख्य तौर से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनता है? जल बनता है। लेकिन जो अनोक्सी श्वसन होता है इसमें जो उत्पाद बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, वो बनते हैं एल्कोहल। और मैं तो कहता हूं इसको इंपॉर्टेंट लगा देना। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कौन से श्वसन में अल्कोहल का निर्माण होता है? अनोक्सी श्वसन। एग्जाम में ऐसा आ जाए किस श्वसन में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल, तो वो श्वसन होगा अनोक्सी श्वसन। एक चीज आपने सोची होगी, शराब कैसे बनती होगी? किण्वन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती? दूध से दही कैसे जमता होगा? ब्रेड कैसे बनती होगी? तो ये सब की सब अनोक्सी श्वसन से बनती है। और अनोक्सी श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती है, लेकिन साथ में बनेगा अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल। तो ये ध्यान रखना, अनोक्सी श्वसन का उपयोग कहां होता है? तो ध्यान रखना शराब उद्योग में, यानी बीयर वगैरह बनाने में। यीस्ट का मतलब एक कवक होता है यीस्ट, और इस यीस्ट उद्योग में, यीस्ट उद्योग का मतलब होता है इस यीस्ट से क्या बनती है? डबल रोटी बनती है। डबल रोटी का मतलब ब्रेड, डबल रोटी बनती है, ब्रेड बनती है। और खमीर उद्योग, जो आप पेस्ट्री उद्योग होते हैं उनमें इसका उपयोग होता है। तो यीस्ट का उपयोग किसमें होता है? खमीर उद्योग में, डबल रोटी बनाने में। और इससे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही बाहर निकलती है, तो ब्रेड में देखते हो आप छेद देखते हो, ये छेद किससे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से होते हैं। तो ये अनोक्सी और ऑक्सी श्वसन के बारे में ध्यान रखिएगा। अब कुछ मोटी बातें यहां समझ लीजिए आप। वायवीय श्वसन यानी ऑक्सी श्वसन, और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन या अनोक्सी श्वसन। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता हो, ऑक्सी श्वसन या एरोबिक रेस्पायरेशन या वायवीय श्वसन कहलाता है। लेकिन ऐसा ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, अवायवीय या अनोक्सी श्वसन कहलाता है। दूसरी बात कि श्वसन आधारी पदार्थ में पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, जो ऑक्सीजन होता है, वो जो भोजन होता है उसके साथ पूर्णतः मिलकर क्या करता है? उसका पूरा ऑक्सीकरण कर देता है। जबकि अब इसमें क्या होता है? अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है, जबकि इसमें जो ऊर्जा होती है उसमें मात्रा केवल और केवल कितनी होती है? 2 एटीपी होती है। यानी 36 एटीपी या 38 एटीपी क्या होती है? इसके माध्यम से ऊर्जा का निर्माण होता है। किससे? वायवीय श्वसन से।
जबकि इससे केवल केवल 2 एटीपी। यह कोशिका द्रव्य में हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि ये केवल और केवल कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होता है। साइटोप्लाज्म में ये क्या होता है, इंप्लीमेंट होता है, यानी संपन्न होता है। अधिकतर पादप एवं जंतुओं में यही होता है, कौन सा, वायवीय श्वसन। लेकिन अधिकतम जीवाणु, कवक और पादप के जो बीज होते हैं इसमें अवायवीय या अनोक्सी श्वसन होता है। अब देखो, ये ग्लूकोज था, इस ग्लूकोज में जैसे ही ऑक्सीजन मिली, कार्बन डाइऑक्साइड मिली, जल मिला और साथ में क्या बनी, ऊर्जा का निर्माण हुआ। अवायवीय श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का विघटन होगा, ऑक्सीजन तो होती नहीं है, तो क्या बनेगा, एक तो एल्कोहल बनेगा। तो अवायवीय श्वसन में क्या बनता है साहब, एल्कोहल बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बहुत ही कम मात्रा में क्या बनती है, एटीपी का निर्माण होता है। ये बातें ध्यान रखना। एक चीज आता है कि थकान क्या होती, थकान, टायर्डनेस क्या होती। थकान क्या होती, थकान का मतलब होता है कि जब आप में बॉडी में या मांसपेशी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, किसी कमी हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए। जैसे ही ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो यही ध्यान रखना कि ऑक्सीजन जब मांसपेशी में आप दौड़ भाग करते हो, दौड़ भाग करने के बाद आप सांस लेने की दर बढ़ जाती है। क्यों, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में। उसकी पूर्ति करने के लिए मांसपेशियों में क्या होता है कि लगातार ऑक्सीजन की जो दर है वो बढ़ा देते हैं। तो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जो मांसपेशी होती है उसमें लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, और ये लैक्टिक अम्ल क्या करता है, थकान उत्पन्न करता है। तो मांसपेशियों में थकान का क्या कारण होता है, लैक्टिक अम्ल। ये लैक्टिक अम्ल अवायवीय श्वसन से निर्मित हो जाता है। अब जैसे ही आप थोड़ी देर विश्राम करोगे, आराम करोगे, तो ये लैक्टिक अम्ल वापस डिजोल्व हो जाता है, यानी थकान मिट जाती है। तो ये थकान का प्रोसेस होता है। एक होता है किण्वन या फर्मेंटेशन। ये किण्वन क्या होता है, अवायवीय श्वसन का उदाहरण है। अवायवीय यानी ऑक्सीजन की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। इस किण्वन से क्या बनता है, तो ध्यान रखना, एल्कोहल का निर्माण होता है। साथ में बनता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कुछ मात्रा में जल बनता है। तो किण्वन किसका उदाहरण है, अवायवीय श्वसन का। ये भी किसमें होता है, अवायवीय यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब मानव में श्वसन के कुछ रोग देख लो। श्वसन के रोग यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लो। यहां अपन श्वसन रोग से पहले आप ये देख लो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। श्वसन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पहली चीज श्वसन दर कितनी होती मानव में, तो ध्यान रखना 13 से 17 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में कितनी बार, 13 से 17 बार अपन क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। छोटा बच्चा होगा तो ज्यादा होगी, बूढ़ा होगा तो उसमें क्या होगी, श्वसन दर स्वतः ही कम हो जाती है। फिर श्वसन दर किससे मापते हो, तो श्वसन दर मापी, उसको बोलते हैं स्पीरोमीटर। स्पीरोमीटर या हिंदी में बोलते हैं स्पाइरोमीटर या श्वसन मापी। ठीक है। फिर अगला प्रश्न, श्वसन तंत्र की इकाई, श्वसन तंत्र की यूनिट क्या होती, इकाई क्या होती, ध्यान रखना, परिफुफ्फुसीय झिल्ली। परिफुफ्फुसीय झिल्ली। फिर आपसे पूछ ले कि फेफड़े का ज्वारीय आयतन कितना होता है, यानी कि एक बार में आप फेफड़े में कितनी गैस भर सकते हो, 4500 ml। कितनी, 4500 ml। फिर आपसे पूछ ले श्वसन गुणांक क्या होता है, श्वसन गुणांक, तो ध्यान रखना जितनी आप ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन लेने की मात्रा या ली गई ऑक्सीजन की मात्रा और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की मात्रा, उसका क्या होता है, अनुपात होता है। तो रेस्पिरेटरी क्वांटम, ये क्या होता है, श्वसन गुणांक क्या होता है, तो ली गई ऑक्सीजन की मात्रा किस में भाग देना है, यानी अनुपात किसके साथ करना है, निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। तो ये अनुपात क्या होता है, श्वसन गुणांक होता है। तो ये मोटे तौर से आप श्वसन के कुछ फैक्ट्स ध्यान रखना। फिर श्वसन से रोग कौन कौन से, ये भी ध्यान दो। अच्छा, ये ध्यान दो कि जब व्यक्ति डूब जाता है तो आप कृत्रिम रूप से श्वसन देते हो, CPR देते हो, या
कई बार करंट का झटका लगता है, श्वास रुक जाती है। तो आपको क्या करना है, व्यक्ति को ऐसे करना, पीछे पीछे करने के बाद में आपको क्या करना है, जो फेफड़े जो ट्रेकिया वो सीधी हो जाती है और फिर आपको बार बार फूंक से उसको क्या करना, फेफड़े को हवा देनी होती है। तो ये CPR तकनीक देनी है आपको। रोग एक तो होता है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस का मतलब क्या होता है, सिलिकोसिस का मतलब होता है जो सिलिका के कण होते हैं वो फेफड़े में जमा हो जाते हैं। तो अधिकतर जो आप देखते हो खंडवाड़ीय का मतलब होता है जो पत्थरों के खदानों में काम करते हैं, पत्थर या राख या फिर जो कोयले के भट्टे में काम करते हैं, तो उन सब में, चमड़े के उद्योगों में काम करते हैं, उनमें जो मजदूर होते हैं, यदि सेफ्टी नहीं अपनाते हैं तो इस प्रकार का रोग दिखने को मिलता है अपन को। तो खंडवाड़िया, पत्थर, राख, कोयले, चमड़े इत्यादि सिलिकोसिस रोग हो सकता है। और यदि अपन श्वसन में देखें तो श्वसन में एक होता है न्यूमोनिया, फेफड़े में पानी भर जाता है। तो फेफड़े में क्या भर जाता है, पानी। ये छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है और ये क्या होता है, जीवाणु जनित होता है, जीवाणु से होता है। उस जीवाणु का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इसमें क्या होता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। एक ये भी ध्यान रखना कि हमारे फेफड़े में वायु कुपिकाओं की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो एक फेफड़े पे यदि गोली भी लग जाए तो दूसरे फेफड़े से अपन जिंदा रह सकते हैं। लेकिन मेढक वगैरह में क्या होता है, गुब्बारे के समान संरचना होती है, जैसे ही आप गोली मारोगे तो ये गुब्बारा फट जाएगा, मेढक मर जाएगा। तो इस प्रकार का ये फेफड़ा अपना श्वसन तंत्र है, याद रखिएगा। इस वीडियो को वापस देखना, बिल्कुल आसान बात है। सबसे पहले आप सेट करो श्वसन किसे कहते हैं। एक बात ये भी ध्यान रखो कि इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको तो समझना ये है कि चीज़ है क्या, कि श्वसन क्या है, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि जीवों में होती है। और किसका निर्माण होता है, रसायनों का, इसलिए ये कैसा है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है, यानी बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्या होता है, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण के माध्यम से ऊर्जा एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। फिर आपको ध्यान रखना है फेफड़े के आकार में देखो, सबसे पहले नासाद्वार, मुख, गुहा, ग्रसनी, कंठ और यहाँ स्वर यंत्र होता है। फिर श्वास नाल शुरू होती है और श्वास नाल फिर किसमें अलग अलग बट श्वसनी बदलती है, श्वसनी श्वसनिका बदलती है, फिर ये वायु कुपिकाओं बदलती है। यहाँ पसलियाँ होती है, नीचे एक होता है डायफ्राम। ये डायफ्राम की क्या कहानी देखो, डायफ्राम के बारे में ये ध्यान रखना है कि जब आप सांस को अंदर लेते हो तो ये डायफ्राम क्या हो जाता है, जैसे इस प्रकार का डायफ्राम, तो ये सीधा हो जाएगा। ये मांसपेशी है जो श्वसन लेने में मदद करती है। जैसे ही आप सांस अंदर लोगे तो जो वक्ष गुहा होता है, इसको बोलते हैं वक्ष गुहा, इस वक्ष गुहा में ये जो डायफ्राम है सीधा हो जाता है। तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, तो बाहर से गैस आप ले सकते हो। जैसे ही श्वास को बाहर निकालना होता है तो ये क्या होता था, ऐसे एकदम वी आकार बदल जाता है, तो जो उसको ऊपर धक्का लगाता है गैस को, गैस बाहर निकल आती है। तो ये डायफ्राम, इसको बोलते हैं मध्यपट। ये क्या करता है, श्वास लेने में मदद करता है। फिर बाहर होती है उसकी सुरक्षा के रूप में पसलियां, जो सी आकार के क्या होते हैं, उपास्थल छल्ले होते हैं, ये वायु कुपिकाएं होती है और कुपिकाओं से गैसों का आदान प्रदान होता है। फिर ये कोई जीव है और ये जीव किस प्रकार से अपना श्वसन लेते हैं, श्वसनांग कौन कौन से होते हैं। फिर मानव का श्वसन ध्यान रखना आपको, घाटी ढक्कन ध्यान रखना, श्वसन मार्ग आप ध्यान रखना। फिर परिफुफ्फुस झिल्ली के बारे में ध्यान रखना, प्रारंभिक और द्वितीयक अंग कौन कौन से होते हैं, ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन कौन कौन से होते हैं। ये सारा अपना चैप्टर था श्वसन का, बहुत अच्छे से समझिएगा। और नोट्स बनाए हुए हैं, इसकी PDF है, आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिए, तो आप सब लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। रीड फर्स्ट लेवल में प्रश्न बाहर नहीं जाना है, सेकंड लेवल का भी विद्यार्थी है तो यहाँ इस श्वसन तंत्र में से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, यदि आपको इसने ढंग से समझा है तो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। राजस्थान CET के चैनल पर आपको तमाम विषयों के पूरे वीडियोस उपलब्ध हैं, वहां जाके आप जरूर देखिएगा। और इसका अगला वीडियो देखना तो यहां पर आपको जो लिंक दे रखी वहां जरूर क्लिक करके अगला वीडियो देख सकते हैं। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो तक पहुंच सकें। साथ में यदि आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको तमाम नोट्सों की PDF पहुंच सके। Thank you very much.